नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी पर। मैं हूं ऋषभ महेंद्रू और आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके बीच में मैं हाजिर हुआ हूं। जो शख्सियत आज अभी मेरे साथ बैठी है वह किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बीते करीब 2 दशकों से ये कार्य कर रहे हैं। सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के प्रिंसिपल विशाल सतरावला जी। सबसे पहले सतरावला जी, आपका लाइव टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा का एक बहुत ही पुनीत कार्य माना जाता है और चंबा जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आपने करीब 2 दशक पहले यह कार्य शुरू किया। क्या सोच लेकर आप यहाँ पर आए थे? मेरा जो स्टार्ट हुआ वो मेरी सारी एजुकेशन मंडी से रही। उसके बाद मैंने लॉ की डिग्री अपनी हिमाचल यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मैं करीबन 10 साल मैंने वकालत की और कुछ हमारे घर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे यहाँ स्विच ओवर होना पड़ा। और हम 1975 से स्कूलिंग के काम में थे और मेरे फादर करीबन 1986 से डायरेक्टली इस काम में इन्वॉल्व थे। और मुझे करीबन मैं +2 में था तो मैं स्कूलिंग के काम में अपने फादर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया था। तो मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और मुझे लगा कि चंबा एक एजुकेशन के मामले में काफ़ी पीछे था। जब मैं यहाँ आया था तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना चंबा को टारगेट किया जाए एजुकेशन के मामले में। और हमने 2004 में +1 +2 साइंस एंड कॉमर्स से अपनी क्लासेस शुरू की और बहुत छोटे से काम से हमने इसको खींचा है। करीबन मेरे पास फर्स्ट ईयर में 40-45 स्टूडेंट्स थे साइंस में और कॉमर्स में मिला के। और उस समय जब मैं 2004 में आया था तो मेरे को कोई जानता नहीं था यहाँ। और एक एक घर जाके एक एक बच्चे को मोटिवेट करके हमने 40 स्टूडेंट से काम शुरू किया था और आज हम यहाँ हैं। क्या कुछ चुनौतियों का सामना आपको अब तक आज दिन तक के सफ़र में करना पड़ा है सर? देखिए, क्या आप अपनी जगह को छोड़ के किसी भी दूसरी जगह में जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। सबसे बड़ी जो मेरे ऊपर स्टैम्प थी वो ये आउटसाइडर की थी, जो आज भी मुझे सुनने को मिलती है। बट मतलब मैं एक ही बात कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मदर यहाँ से थी और मेरे हिसाब से जहाँ से माँ होती है वहीं से सब कुछ जुड़ा होता है। तो मेरी मदर का लिविंग यहाँ था, उनका सब कुछ यहाँ, तो मेरा नानका यहाँ है। उसके बाद मेरी शादी भी यहीं हुई तो मेरा ससुराल भी यहीं है। तो इस वजह से बट फिर भी मुझे रोज़ आज भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि मैं यहाँ का हूँ, मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। मेरे ऊपर स्टैम्प मंडी की है, वो मंडी की ही रहेगी, चाहे मेरी माँ यहाँ से थी, चाहे मेरा ससुराल यहाँ से था। तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए ज़िंदगी की जो मैंने आके यहाँ फेस की है वो बीइंग आउटसाइडर, और उसके लिए मुझे रोज़ अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। बट अब जब से मैंने अपना यहाँ कैंपस बनाया है, ये हमारे स्कूल का जब से हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग बनाई है, अपनी कैंपस बनाया है, तो तब से मुझे ये थोड़ा सा मतलब 50% मेरा कम हुआ है। अब मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ मुझे हर साल लोगों से यही सुनने को मिलता था कि ये इस साल भाग जाएगा, ये सिर्फ अपने फादर से लड़ाई करके आया है, ये इस साल चला जाएगा। तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ी। दूसरा, मुझे जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत ही छोटे मीन्स से मैंने इस स्कूल के काम को शुरू किया था। तो फाइनेंशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम आई इतने सालों में भी। आज भी मैं उस चीज़ को फेस करता हूँ। बट फिर भी मैंने बैंक्स की हेल्प से, और मेरे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे आज भी बहुत सारी हेल्प करते हैं। इतना बड़ा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये बिना मेरे लॉयल पेरेंट्स के बिना नहीं हो सकता था। मतलब 2 साल कोविड के भी गए हैं, तो उस दौरान में भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मतलब मैं उनका बहुत मतलब थैंक्स करना चाहूँगा, जो आज हैं वो आज भी हैं। तीसरा, जब तक मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था तो मेरे पास मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही यहाँ। मुझे रेंट पे काम करना पड़ा। पहले मैंने एक छोटी बिल्डिंग ली, फिर दूसरी बिल्डिंग ली, फिर तीसरी ली, फिर चौथी ली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आपको इंस्टीट्यूट प्रॉपर चलाना है। मैं तो बोलता हूँ कि स्कूल एक बहुत अच्छा और बहुत पायस काम है, ये एक दुकान नहीं है। और मुझे दुकान की तरह काम भी नहीं करना है। तो इसलिए मुझे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत तकलीफ़ हुई।
बाकी मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत था, तो स्कूल इटसेल्फ चलाने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे सर, आपने कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल पहले, चंबा शहर से निकलकर फुन्नू टाला के आसपास जो ये बनियाग गांव है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। ये निर्णय आपने क्यों लिया सर? चंबा शहर क्यों छोड़ा, और चंबा शहर की जो ब्रांच है उसको क्या निकट भविष्य में बंद करने की कोई प्लान है, या फिर उसको जारी रखने का प्लान है सर? देखिए, मैं सदा से एक चीज़ मानता हूँ कि आदमी को सदा ऊपर चढ़ने की तरफ काम करना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए सदा। तो मैंने ही इस शहर में, मैं मेरे ख्याल से पहला स्कूल रहा हूँ डीएवी के अलावा जिसने इनिशिएट किया शहर से बाहर निकलने का। और मैं एक बहुत छोटे से स्कूल से शुरू किया था, और मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीज़न था ये जब टाउन को मैंने छोड़ा है। और आज भी लोग टाउन को प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो 2 कमरे में स्कूल चल रहा है, चाहे 3 में चल रहा है, चाहे 4 में चल रहा है, विद कोई किसी के पास ग्राउंड नहीं है, किसी के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट फिर भी लोग शहर के जो हैं वो आज भी शहर के स्कूल को प्रेफरेंस देते हैं। मैंने करीबन यहाँ 3 बीघा लैंड में स्कूल को बनाया है, करीबन 20 कमरे हम बना चुके हैं, और फ्यूचर में और इसको एनहांस करना है। 2 प्रॉपर हमारे पास प्ले ग्राउंड हैं। फिर भी आज लोगों को मुझे प्रूव करना पड़ता है कि मेरे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट मैं तो मतलब जब मेरे ने ये डिसीज़न लिया था, बट मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए पड़ना था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं दुकानदारी में बिलीव नहीं करता हूँ। ना मैं दुकान चला सकता हूँ, ना मुझे दुकान चलानी है, मुझे प्रॉपर स्कूल चलाना है। मैं आज भी मतलब आज भी और फ्यूचर में भी मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के चलता हूँ कि कहीं मेरे ऊपर स्टैंप ना लगे कि ये भी औरों की तरह दुकान चलाता है। ना मैं चला सकता हूँ, ना मैं चलाऊँगा। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को इनिशिएट किया था, और आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे उस डिसीज़न के मेरे साथ हैं। और तीसरा, आपने मेरे को एक जो बाज़ार वाले स्कूल के लिए बात बोली, वो बिल्डिंग मेरी, जहाँ मेरा आज भी स्कूल बनगोटू में परसिस्ट करता है, ये इतना कुछ जो बनाया मैंने उसी बिल्डिंग से बनाया, वहीं से कमाया, वहीं से लगाया, ये सब कुछ वहीं से बनाया। तो फ्यूचर प्लान में उस स्कूल को तो कभी बंद नहीं करूँगा। हाँ, हो सकता है एनहांस कर जाऊँ, हो सकता है और क्लासेस ऐड ऑन कर जाएं, बट उसको बंद करने का तो कभी ना मेरे दिमाग में, जहन में आएगा। और अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं, अगर कोई पब्लिसिटी इस तरह की करता है कि ये बंद हो गया, ये चला गया, ये बाहर निकल गया, वो फिर फेक है। और ऐसी ऐसी अफवाहों के ऊपर तो किसी को ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं शुरुआत आपकी इसी स्कूल से हुई। यस, कहीं ना कहीं नहीं, वो हुई वहीं से है। और मैंने तो मतलब अपने परिवार को भी उसी स्कूल से पाला है, आज भी वहीं से पालता हूँ। तो ये सब कुछ उसी स्कूल का दिया है। बात करेंगे सर कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी में कोई भी वर्ग छूता नहीं रहा, निजी स्कूलों पर भी काफ़ी मार पड़ी है सर। किस प्रकार से इस महामारी में बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा गया है, सबसे पहले उसके बारे में बताएं। और स्टाफ को, या बीइंग प्रिंसिपल, बीइंग चेयरमैन, आपको किस प्रकार की दिक्कतें आई स्कूल चलाने में, उसके बारे में बताएं सर। देखिए, कोविड का तो बाय एंड लार्ज सभी लोगों को पता है, सिर्फ एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट लोग थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उनके अलावा सभी को नुकसान हुआ है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेसमैन है, उनको अपने काम में हुआ, क्योंकि अगर पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो परचेजिंग के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ा है। स्कूलिंग, प्राइवेट स्कूलिंग के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है ना। क्योंकि आज से पहले 2 साल पहले देखें तो किसी के पास, जैसे हम ही अपनी बात करें, करीबन हमारे पास 500 स्ट्रेंथ थी वो, और 2 साल में कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में शिफ्ट हुए, कुछ बच्चों के पास, कुछ बच्चे, नए बच्चे कोई नहीं आया, न्यू एडमिशन्स बहुत लेस हो गई। नर्सरी केजी के बच्चों को बहुत तकलीफ़ हुई, 5-5 साल के बच्चे हो गए अपने घरों में, उनको कहीं स्कूल नहीं छोड़ पाए पेरेंट्स। और बहुत सारे बच्चों के ने मतलब पलायन किया स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से। तो नुकसान तो फाइनेंशियली देखें तो बहुत हुआ है, बट वो सभी को हुआ है, मेरे को अकेले को नहीं हुआ है, मेरे अपने स्कूल को नहीं हुआ है, बाय एंड लार्ज सारे इंडिया में ही सभी स्कूलों को हुआ है। रही जो पढ़ाई करवाने का तरीका रहा, शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आई, ऑनलाइन कंसेप्ट ही नहीं था, किसी का भी नहीं था।
ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एजुकेशन को ऑनलाइन नहीं लेते थे, इवन कोचिंग क्लासेस भी बच्चे लेते थे, तो वो भी उनको भी वो तरीका नहीं था। बट आज देखो तो ऑनलाइन सिस्टम इतना एडवांस हो गया, जिससे स्लोली हम लोग भी उसमें बहुत एडवांस हो गए, और इवन सारे स्कूल एडवांस हो गए। और आज अगर हमें उस चीज़ को लेके चलना होगा तो हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मतलब आज की डेट में हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम डायरेक्ट टीचिंग दे रहे हैं, वैसे ही और ऑलमोस्ट ऑनलाइन क्लासेस की भी, और हमने रेगुलर क्लासेस सभी ने हमने बहुत अच्छे ईमानदारी से काम किया है। बट इन टोटल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी रीडिंग की हैबिट, उनकी राइटिंग की हैबिट, उनके बहुत सारे बच्चों के एटिकेट्स जो स्कूलों में सीखते हैं बच्चे, मॉर्निंग असेंबली को मिस करना, कल्चरल एक्टिविटीज़ को मिस करना, डिबेट, डेक्लामेशन, साइंस क्विज, वो सारी मिस की हैं बच्चों ने। तो अब उसको रिकवर करने में हमें अनदर 2 years लगेंगे वहीं वापस पहुंचने में। तो बच्चों को ये वाला आने वाला सेशन, परमात्मा करे अच्छा रहे, तो बच्चों को रिकवर करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और मेरे को लगता है कि पेरेंट्स भी ऐसा ही चाहेंगे। सर जैसा कि आपने कहा कि लगभग 2 साल और लग सकते हैं इनको रिकवर करने में, क्या स्कूल की क्या कार्य योजना है सर इसको लेकर, क्या एक्शन प्लान रहेगा? देखिए हम मतलब एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की 90% बच्चों की रीडिंग हैबिट ख़त्म हो गई है। उनको मतलब जो बच्चे नर्सरी केजी करके गए थे वो फर्स्ट सेकंड के बाद आए हैं, तो मतलब उनको रीडिंग भी नहीं आ रही है, ना उनको राइटिंग आ रही है। तो उनको क्लास में टीचर की अब एक बहुत पर्सनल ड्यूटी बन जाती है कि उनको एक बच्चे के ऊपर रीडिंग के ऊपर और राइटिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। और ऐसा ही मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो किसी भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी रीडिंग और राइटिंग के ऊपर बहुत सारा ध्यान दिया जाए। सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं, शायद इस साल या आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होने वाली है। इसको लेकर क्या विचार है सर आपके? देखिए वो अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीज़न के अंडर है, तो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होती तो मैं कोई जवाब देना चाहूँगा नहीं उसके बारे में। काफ़ी बदलाव हुआ है सर, आधुनिक दौर में तकनीक भी आई, जैसे कि आपने कहा ऑनलाइन भी बच्चों ने पढ़ाई की। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद शुरुआती दौर में मोबाइल भी नहीं होंगे, उनको किस प्रकार से सर शिक्षित किया गया आपके स्कूल की ओर से? देखिए मोस्टली जब इनिशियल टाइम था तो काफ़ी बच्चों के पास नहीं थे। कई पेरेंट्स के पास के 3-3 बच्चे भी थे, किसी के 2-2 बच्चे भी थे, मोबाइल एक भी नहीं था, किसी के पास एक था। तो हम लोगों ने मतलब उनके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल सेट किया। बाद में शुरू में तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास मोबाइल नहीं थे, वो पलायन कर गए। उनको लगा कि यार अब क्या करेंगे, अब वो मतलब वो मूव कर गए स्कूलों से। बट इन बाद में पेरेंट्स ने देखा कि अब तो ये लंबा खींच जाएगा, तो किसी न किसी तरह उन लोगों ने मैनेज किए मोबाइल्स। और मोस्टली मतलब कुछ टाइम के बाद सभी पेरेंट्स के पास एक मोबाइल तो था, और उसी में एक ही मोबाइल में हमने फिर क्या किया था कि हम लोगों ने जब टाइम टेबल बनाया तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रख के किया कि जिस तरह से दोनों बच्चों की क्लासेस, कोई इवनिंग ले ली, किसी का मॉर्निंग ले लिया, तो उनको ध्यान में रख के हमने उस टाइम टेबल को सेटल किया। सर कोरोना काल में फ़ीस को लेकर भी बहुत से आरोप निजी स्कूलों पर लगते रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? किस प्रकार से आपको चुनौतियों का उस समय सामना करना पड़ा? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिन जगहों पे हम हैं यहाँ पर तो बहुत नॉमिनल फ़ीस स्ट्रक्चर है। आप चंबा से बाहर किसी भी जगह चले जाएं तो जो हमारी यहाँ नर्सरी की फ़ीस है वो इतनी नॉमिनल लगेगी कि वो औरों के कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट 10% भी नहीं है। अब शिमला के जो शोर डलता है वो शिमला, चंडीगढ़, बड़े बड़े शहरों के उससे डलता है, वहाँ के हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो मैं तो नहीं कंपेयर करना चाहूँगा उन स्कूलों के साथ अपने स्कूल की फ़ी, अपने यहाँ के चंबा डिस्ट्रिक्ट के या फिर मतलब सराउंडिंग के एरियाज़ की हमारी फ़ीस तो बहुत नॉमिनल है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्कूल 900-1000 से स्टार्ट करते हैं और 2-2.5 हज़ार रुपये में ख़त्म कर देते हैं। और मेरे ख्याल से बड़े शहरों में, शिमला में, यहाँ से नीचे 2,500 से स्टार्ट करती है और 50-50 हज़ार तक जाते हैं। वहाँ के लोग, पेरेंट्स ने शोर डालना हो सकता है उनके लिए जायज़ हो, क्योंकि वो उनके अपनी सोच और अपनी समझ के हिसाब से। बट हमारे यहाँ तो, और मोस्टली पेरेंट्स ने यहाँ तंग नहीं किया, हमें तो नहीं किया, बाकियों का मुझे मालूम नहीं।
सर, महामारी में जब बिल्कुल लॉकडाउन था, लोग घरों में कैद थे, आपकी ओर से, स्कूल की ओर से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी, तो फीस कहीं ना कहीं ज़रूर रुकी होगी क्योंकि सबकी इनकम बंद हो गई थी। तो उस समय आपको किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ा और पेरेंट्स को आपकी ओर से क्या क्या सपोर्ट रहा, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको यहाँ मैं तो बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स का। मेरे को देर सवेर सभी पेरेंट्स ने फीस दी है। मेरी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नहीं दी होगी, उनके अपने कारण रहे होंगे। अदरवाइज़ मेरा ये मानना है, कोई पेरेंट किसी की अपने बच्चे की फीस नहीं रखना चाहेगा। कोई रीज़न होगा जिस वजह से उसने नहीं दी होगी किसी को, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे देर सवेर सब कुछ दिया। आज भी मुझे देते हैं। तो मेरे को मैंने दूसरा कोई अगर गरीब बच्चा था, किसी के पास नहीं अफोर्ड, मैंने उनके अकॉर्डिंगली उनसे पैसे लिए। जिसने जैसा मेरे से साथ किया मैंने वैसा उनके साथ किया। तो मुझे तो 2 साल में दिक्कतें आई क्योंकि देर सवेर आई, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया। गरीब माँ बाप की बात करें, निर्धन परिवारों की बात करें, अक्सर देखा जाता है कि निर्धन परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि उनका एक सपना होता है कि निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को सफल बना पाएं। उसको लेकर, इस वर्ग को लाभान्वित करने को लेकर सर, आपके स्कूल की ओर से किस प्रकार से कुछ कार्य किया जा रहा है? देखिए, मैं करीबन 18-19 साल से यहाँ चंबा में हूँ और मेरे पास डे 1 से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम टोटल फ्री पढ़ाते हैं। ना हम उनके बारे में किसी को पब्लिसाइज करते हैं, ना हमारा ये एक सिस्टम है कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, अगर उसमें 2 बच्चे फ्री बैठे हैं, इवन क्लास में भी पता नहीं होता कि ये बच्चे फ्री पढ़ते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्लास में सभी बच्चे बराबर होते हैं और इस चीज़ को पब्लिसाइज करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि क्लास में सभी बच्चे बराबर हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके फादर नहीं रहते हैं, छोटे होते डेथ हो जाती है, तो उनको भी हम लोग हेल्प करते हैं। और जब मतलब उनके सर से वो हाथ नहीं रहता है तो स्कूल उनको पूरी तरह से हेल्प करता है। ऐसे भी मेरे पास बच्चे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास नर्सरी में ऐसे रहे आए, +2 करके निकल गए। और बट वो हम अपने आप ने अपनी इच्छा से करते हैं। किसी का मेरे ऊपर बर्डन नहीं है या गवर्नमेंट ने हमें बोला है, वो उनके अपने नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बट ये मैं अपने आप से, अपनी मदर के नाम से इस चीज़ को करता हूँ। अभी मैं आपको और बता रहा हूँ, मेरे पास एक जो मैं बनगोटू में जो मेरे पास अपने राजकुमार प्रेम हेम सिंह जी की बिल्डिंग है, तो उन्होंने मुझे 2 बच्चे स्पॉन्सर किए हैं। तो वो 2 बच्चों की मंथली फ़ीस स्कूल को पे करते हैं, जो हम रेंट देते हैं उसमें से वो पे करते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उन्होंने भी मुझे ये बोला है कि उन बच्चों का मुझे पता होना चाहिए, बाकी किसी को ना पता हो। तो मेरे पास 2 बच्चे हैं जो हमने उनके नाम से हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग और भी होते हैं। एडमिशन्स का टाइम है सर, आप ये बताएं कि पेरेंट्स को आपके स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला क्यों करवाएं? देखिए, इस समय मेरे ख्याल से डीएवी के पास एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद मैंने एक इनिशिएट किया शहर से बाहर जाने के लिए, और मुझे देख के अब तो और भी बहुत सारे स्कूल अपने शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि जितना अच्छा कंपटीशन होगा, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी अच्छी हम सोच लेके चलेंगे, हमारे बच्चों का अल्टीमेटली उसी में फ़ायदा भी है। और अगर आप सारे स्कूल ग्राउंड फैसिलिटी दें, प्लेइंग फैसिलिटीज़ दें, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। जो इस शहर में कभी भी ना, आज बाज़ार के जितने स्कूल हैं वो क्या है, कुछ भी नहीं है उनके पास। मेरे पास आज तक बनगोटू स्कूल में क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ रूम्स हैं। इवन अगर 50 से ऊपर बच्चे हो जाएं तो मेरे पास बच्चों को बाहर प्लेइंग फैसिलिटी नहीं है। तो और वो प्लेइंग फैसिलिटी भी किसी और की है और उसको हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं इतने सालों से उनकी परमिशन के साथ। तो मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ कि पेरेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए। मेरे पास बहुत पुराना स्टाफ है जो मेरे पास
1890 जब हमने शुरू किया 2004 में, तो उसके बाद से भी कई लोग मेरे पास तब से भी काम कर रहे हैं और बहुत सीनियर स्टाफ है। तो स्टाफ को भी देखना चाहिए कि पुराना स्टाफ एक पिलर होते हैं ये लोग किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, तो वो एक मेरी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हम लोगों की सबसे एक मैं तो मानता हूँ कि मेरे पास यहाँ बच्चा भेज के पेरेंट्स को टेंशन नहीं है, सबसे सेफेस्ट मानता हूँ। और ख़ासकर लड़कियों के लिए आज दिन तक एक भी ऐसा एपिसोड मेरे नज़र में नहीं है या सोच में नहीं है कि किसी लड़के ने किसी लड़की को कोई टीज़ किया हो या तंग किया हो, या किसी पेरेंट की मेरे को कंप्लेंट आई हो कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ या मेरे बेटे के साथ हुआ। क्योंकि मेरा मानना है मैं अपने आप इस काम को लुक आफ्टर करता हूँ। मैं स्कूल आवर्स में कहीं भी नहीं जाता हूँ, वो सारे पेरेंट्स भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। कोई मजबूरी होती है तब मैं ऑफ होता हूँ, अदरवाइज तो सिक्योरिटी पार्ट आज की डेट में सबसे अहम है किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को पढ़। क्योंकि माँ बाप अब बस में आते हैं तो कैमरे लगे हैं, अटेंडेंट हैं, और मेरी नज़र में हर वक्त है, तो टीचर्स उनके साथ डिप्लॉय किए गए होते हैं। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ये देखना कि मेरा बच्चा कहाँ सिक्योर है। तो मैं तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, और अब तो ट्रस्ट करें, काफ़ी साल हो गए मुझे इस काम में, और हमारे स्कूल में बच्चे आए। और ख़ासकर +1 +2 सेक्टर में हम लोगों को करीबन मैंने स्टार्ट ही वहीं से लिया था यहाँ। तो मेरा बहुत पुराना स्कूल हो चुका है, मेरे पास 12-12 14-14 साल पुराने सीनियर स्टाफ मेरे पास काम कर रहा है जो +1 +2 को पढ़ा रहे हैं, और बहुत मतलब उनका बहुत नाम है इस शहर में। मैक्सिमम ट्यूशन्स उनके पास बच्चे पढ़ने जाते हैं और स्कूलों के भी। तो मेरे हिसाब से तो और मेरे पास मतलब इससे अच्छा और क्या कंपैरेटिवली हो सकता है। सर, चंबा में एक कमी और है, शायद आपने भी अनुभव की होगी, यहाँ करियर काउंसलिंग को लेकर ज़्यादा कार्य नहीं किया जाता है। बच्चों को 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये नहीं पता होता कि किस सेक्टर में उन्होंने जाना है। इसको लेकर सर स्कूल अगर कुछ कार्य कर रहा है तो ज़रूर बताइए सर। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2004 में जब मैं यहाँ स्कूल स्टार्ट किया था तो बहुत लिमिटेड बच्चे थे मेरे हिसाब से, लड़कियाँ खासकर ना के बराबर थी जो इंजीनियरिंग करती थी या बाहर जाती थी शहर से। तो हम लोगों ने उनको मोटिवेट करना शुरू किया, पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ा, और आज ऐसा टाइम है कि हर लड़कियां हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। चंबा में पोटेंशियल की बच्चों में कोई कमी नहीं थी, आज भी नहीं है, ना होगी। हमारे शहर के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं बट उनको डायरेक्शन नहीं थी। तो मैं टाइम टू टाइम कोशिश करता हूँ खुद से भी उन बच्चों को मोटिवेट करूँ, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करूँ, और हमारे यहाँ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, कोई आईएएस ऑफिसर हैं, टाइम टू टाइम हम उन लोगों को बच्चों की काउंसलिंग के लिए बच्चों के बीच में उन लोगों को बुलाते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं, जिससे बच्चे मोटिवेट हों, उनको देख के भी मोटिवेट होते हैं। यंगस्टर्स बच्चे आज की डेट में जुडिशरी में आ रहे हैं, एचएस में लड़कियां आ रही हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, जो लड़कियां मोटिवेट, तो उनको देख के बच्चे मोटिवेट होते हैं, और उनकी 4 बातें भी बोलेंगे तो 2 भी दिमाग में जाएंगी, तो उनको देख के बच्चे मोटिवेट होते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमें भी ये करना है। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, और हम फ्यूचर में भी उस काम को आगे लेके जाएंगे। सर, अंत में आपसे आग्रह करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से चंबा जिला या चंबा शहर के अभिभावकों से विशेषकर क्या अपील रहेगी उनके बच्चों और उनके बच्चों के भविष्य को लेकर? मेरा मतलब पेरेंट्स के साथ सदा से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि एक तो बच्चे के ऊपर टाइम दें। आज हम लोग अपने लाइफ में इतने बिज़ी हो चुके हैं कि बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम तो दोनों ही वर्किंग हैं मान लीजिए, और हमारे पास टाइम नहीं है। हम उनको बच्चों को बिज़ी रखने के लिए उनको ट्यूशन्स की तरफ को धकेलते हैं, और बच्चा फिर स्कूल से बैग उठा के आया और शाम को घर में गया, वहाँ से खाना खाया, फिर बैग उठाया और ट्यूशन्स में चला गया। और उससे मैं तो नहीं मानता कि वो बच्चे की सही रास्ता है और सही प्रोग्रेस है। बच्चों को टाइम देना पेरेंट्स को की एक ड्यूटी बनती है, और जितना आप बच्चे को अपने नज़दीक रखेंगे उतना बच्चा आपकी पहुंच से बाहर कम जाएगा। तो मेन तो ये है, और बच्चे के साथ शाम को टाइम निकालना
कम से कम 1-1.5-2 घंटे तो हमें बच्चे के साथ होने चाहिए और इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, बच्चे के स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस टाउन में कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मैं तो ये रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी करना चाहूँगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स के ऊपर यहाँ बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। स्कूल्स तो हम अपने लेवल से करेंगे ही, अब जैसे जैसे स्कूल बाहर जा रहे हैं सभी अपनी अपनी फैसिलिटी देंगे, बट मैं तो चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे, और ताकि बच्चों को, अभी आप देखिए इस शहर में आप पूरे आउटर रिंग रोड में आप देखें तो बच्चों को साइकिलिंग के लिए कोई रास्ता नहीं है ही नहीं। कहीं भी बच्चे ने साइकिलिंग करनी हो तो वहीं पर लोग पैदल चल रहे हैं, वहीं गाड़ियां चल रही हैं। बच्चा सेफ कैसे होगा? पेरेंट्स अगर चाहे कि उनको साइकिल में मूव करना है, क्योंकि और फैसिलिटी यहाँ है नहीं, तो बच्चा साइकिल में भी नहीं जा सकता। बाइक्स में बच्चों को, छोटे बच्चे चला नहीं सकते, तो साइकिलिंग के लिए कोई पाथ नहीं है। तो मैं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दें, ताकि बच्चों को मूव करने के लिए, स्कूल में ही जाना है, साइकिल लेके जाना है, कैसे जाए बच्चा? रास्ता ही कोई नहीं है। तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद सर, लाइव टाइम्स टीवी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य विशाल स्त्रावला जी, जिन्होंने हमें बताया कि इनके स्कूल में गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर पूरा जोर दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से कोरोना महामारी में भी किस प्रकार से इन्होंने बच्चों को शिक्षित किया है, इसके बारे में इन्होंने विस्तार से हमें जानकारी प्रदान की है। अभी तक के विशेष कार्यक्रम के लिए फिलहाल इतना ही। आप हमें इजाज़त दें। आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे जिला चंबा की अन्य लाइव अपडेट्स के साथ। लाइव टाइम्स टीवी को यूं ही अपना प्यार देते रहिएगा और इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।